जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 मार्च 2025। तो 25 मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा उनके बारे में भी मैं साथ में आपको बताऊँगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन। तो हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया राम सुतार को। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? तो ये किया 1000 करोड़ रुपए का संशोधन। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू की है? तो दिल्ली पुलिस ने शुरू की है। हाल ही में विश्व प्रशंसा रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ये रही है 118वीं। अगला, हाल ही में किस भारतीय लंबी दूरी की धावक पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया अर्चना जाधव पर। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है विज्ञान धारा योजना की। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रेट फिक्सल 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता लैंडो नॉरिस ने। अगला, हाल ही में द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का स्थान रहा है? तो 24वां स्थान रहा है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। टाइपिंग में 2 बार 24 मार्च है, तो दोस्तों सही आंसर इसका 24 मार्च होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। यानी हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य टीबी की वैश्विक महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बीमारी के विनाशकारी स्वास्थ्य और सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में लोगों को क्या करना? जागरूकता बढ़ाना, और बीमारी की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए अधिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। बात करें 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो थीम है हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प ले, निवेश करें और क्रियान्वित करें। ये 2025 की थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। थीम जो भी हो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थीम इंपॉर्टेंट होती है हमेशा के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मार्च माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 मार्च को तो नेशनल साइंस डे मनाया गया। 2 मार्च को तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। बात करें 4 मार्च को तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। बात करें 10 मार्च को तो CISF की स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। आगे बात करें 12 मार्च को तो मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को तो विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को तो पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। आगे बात करें 20 मार्च को तो विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। आगे बात करें 21 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। यानी अब तक इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मार्च माह में मनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, तो याद कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 59वां
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां। ये फोटो में देख सकते हो, ये है विनोद कुमार शुक्ल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। तो प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान के लिए नवाजा जाएगा। 2025 में यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया जा रहा है। बात करें संस्करण कौन सा है, तो 59वां संस्करण है। यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया जाएगा। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, किस भाषा के लिए दिया जाएगा, तो हिंदी भाषा के लिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें साहित्यकार है और जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितवें साहित्यकार है? तो 12वें साहित्यकार है। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं अपन। स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1961 में। प्रदानकर्ता कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप 1965 में उसकी काव्य संग्रह था ओडक्कू जल के लिए दिया गया था। पहली महिला विजेता के बारे में बात करें तो आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगाली लेखिका थी, 1976 में। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया है? तो हिंदी भाषा में के लेखकों को दिया गया है। कितने? 12। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक कौन थे? अमिताव घोष। आगे बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि व प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में राशि कितनी थी? 1 लाख, और 2005 के बाद में 7 लाख, और वर्तमान में कितनी है? 11 लाख। नोट इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ज्ञानपीठ है पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनुज कुमार सिंह को। किसे? अनुज कुमार सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेतुम्बो नदी नदेतुवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो किस देश की चुनी गई है? तो ये चुनी गई है नाबिया की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबिया। ये है नदी नदेतुवा, फोटो में आप देख सकते हो। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। तो नेटुम्बो नदी नदेतुवान ने नाबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पहली महिला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। नाबिया की 5वीं राष्ट्रपति है और इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला है। दिसंबर 2024 में हुए चुनाव में उन्हें विजय हासिल की थी। किसका स्थान लेगी? तो ये स्थान लेगी नगोलो मबूका का स्थान लेगी। अच्छा, बात आगे नाबिया की। तो नाबिया के बारे में जान लेते हैं। महाद्वीप कौन सा है नाबिया? तो अफ्रीका। राजधानी की बात करें तो विंड होक। मुद्रा की बात करें तो नाबियाई डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति अभी बनी है महिला, नेदुम्बो नदी नदेतुवा। पड़ोसी देश की बात करें तो अंगोला, जाम्बिया, बोट्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। कौन सी जनजाति नाबिया और जाम्बिया में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बुशमैन। कौन सी जनजाति? बुशमैन। नाबियाई तट के साथ बहने वाली ठंडे पानी की धारा को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेगवेला धारा के रूप में। किस धारा के रूप में? बेगवेला धारा के रूप में। ये है मैप में नाबिया, आप देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाम रूप फॉर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा असम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में स्थापित किया जाएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च 2025 को असम के नामरूप में स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक नए ब्राउनफील्ड यानी अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को क्या दिया? मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना और पूर्वी भारत में उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार करना है। इस संयंत्र के अनुमानित कुल परियोजना की लागत रहेगी 10,601.40 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है? कौन है लेखक? तो इसके लेखक है PS रमन। कौन है? PS रमन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PS रमन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक PS रमन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन भारत की पहली टेस्ट विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय क्रिकेटर CD गोपीनाथ ने किया। यह पुस्तक चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास और यात्रा का विवरण देती है, यानी इसका विवरण इसमें दिया गया है। किसका? चेन्नई सुपर किंग्स टीम है ना, उसके इतिहास का पूरा विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जिन पोटी मुल्लू की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है, तो वे कौन थे? तो वे थे स्वतंत्रता सेनानी। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राजधानी अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की क्या की है? घोषणा की है। कितने फीट? 58 फीट। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 58 फीट। यह प्रतिमा श्री रामुलु के द्वारा आंध्र प्रदेश के अलग राज्य बनने के लिए की गई 58 दिनों तक चली भूख हड़ताल की याद में स्थापित की जाएगी। श्री रामुलु को आंध्र प्रदेश का जनक माना जाता है, जिन्होंने तेलुगु भाषी राज्य की स्थापना के लिए 58 दिनों तक अनशन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब गठन हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का? तो 1953 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है चिरंजीवी को। किसे? चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा और सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके अपार योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लंदन में स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा यूनाइटेड किंगडम संसद के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन में प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी गोरखपुर हरियाणा में। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना है जो कि गोरखपुर हरियाणा में स्थापित की जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह परियोजना 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक में स्वदेशी डिजाइन
के प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना की कुल अनुमानित लगभग 20,594 करोड़ है, जो 2014 में निर्धारित की गई थी। परियोजना के निर्माण में अब तक 4,906 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कुल वित्तीय प्रगति का लगभग कितना है, 23.8% है। अच्छा, बात आ गई हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी है। बात करिए गवर्नर कौन है, वर्तमान में गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सुल्तानपुरा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा में है। आगे बात करें लोकसभा सीटें कितनी है हरियाणा में, तो 10 है। राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट कितनी है, 90 है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी पड़ोसी है, चंडीगढ़ और दिल्ली। बात करें राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी हरियाणा का काला तीतर और राज्य पशु काला हिरण है। और ये है मैप में हरियाणा, आप देख सकते हो हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है विजय शंकर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय शंकर को। फोटो में देख सकते हो, ये विजय शंकर। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।